गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। सोनू जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। अशोक कुमार जी, शायद आपकी ये आज पहली क्लास है ना। थोड़ा सा कमेंट में बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और अभी आप शायद आपका नया इनरोलमेंट है ना। थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। राजनंदिनी जी, काफी दिन बाद आप लाइव आए हो, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए, भारत के एग्रीकल्चर को हम स्टडी कर रहे थे। भारत की जो फसलें हैं, ठीक है, कृषि है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत कल हमने कुछ पार्ट इसका डिस्कस कर लिया था, बेसिक बेसिक पार्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जिन भी बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले आप देख लें, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। गुड मॉर्निंग राजनंदिनी जी, ठीक है। क्या बात है, आजकल आप लाइव नहीं आते हो? ठीक है। तो देखिए, कल हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। रवि की फसलें क्या होती हैं, खरीफ की फसलें क्या होती हैं, हरित क्रांति के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का, ये सब बेसिक चीजों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज एक एक करके जितनी भी प्रमुख फसलें भारत में होती हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक को। आपके कोई भी डाउट हो तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक जो भी पढ़ा है, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो एक एक करके प्रमुख फसलों को हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, है ना। ये सारी जो चीजें, ये जो सारी फसलें हैं, ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इनको ही हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, है ना, खाई जाने वाली फसल, तो वो कौन सी है? चावल, राइस, ठीक है। और दूसरे नंबर की कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर आता है गेहूं, ठीक है, वीट। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम चावल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चावल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि चावल के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट स्थान पर कौन सा आता है? राज्य आता है बच्चों, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल चावल के, राइस के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में बच्चों हमने एक चीज पढ़ी है उत्तर के विशाल मैदान में, या फिर मिट्टियों वाले लेक्चर है, कि पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी? कछारी मिट्टी पाई जाती है, या फिर इसको आप जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न गंगा के मैदान में ये स्थित है, पश्चिम बंगाल, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहाँ पर बनता है ना। तो कछारी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, या फिर इसको हम चिकनी मिट्टी भी बोल देते हैं, है ना। चिकनी मिट्टी भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और जो चावल होता है बच्चों, राइस होता है, इसको कौन सी मिट्टी चाहिए? यही मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है, चिकनी, कछारी, दोमट टाइप की जो मिट्टी होती है, इसके लिए अच्छी मिट्टी कही जाती है। इसके अलावा चूंकि पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे डेल्टाई रीजन में काफी ज्यादा चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल ऐसी फसल है जिसको सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और कैसी फसल है? खरीफ की एक फसल है, खरीफ क्रॉप है। आपको ये सारी चीजें पता होगा, ठीक है। तो चावल के बारे में याद रखना है, पश्चिम बंगाल प्रोडक्शन में प्रथम है। मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? कछारी, दोमट, जलोढ़ टाइप की मिट्टी इसको पसंद है। ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। डेल्टाई वाला रीजन जो होता है, या फिर तराई रीजन होता है, नमी वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर चावल की ज्यादा कृषि देखने को मिलती है। पर हेक्टेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो पंजाब राज्य आपको प्रथम नंबर पर देखने को मिलता है, पंजाब, हरियाणा वगैरह पर हेक्टेयर के हिसाब से अव्वल नंबर पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है, देखिए, ठीक है। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल से फैक्ट आपको एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। तो चावल का बच्चों साइंटिफिक नाम क्या है? तो ओराइजा सटाइपा। जैसे हम जो मानव है, ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन का, मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस बोलते हैं। उसी प्रकार से जो फसलें होती हैं उनके भी साइंटिफिक नाम होते हैं, ठीक है। तो जो चावल है, राइस है ना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। चूंकि महत्वपूर्ण फसल है, तो इसका आपको साइंटिफिक नाम भी याद होना आवश्यक है। अब एक चीज बता दीजिए, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? मैं क्लियर दिख रहा हूं, है ना, क्योंकि सेटिंग वगैरह सब बढ़िया हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, सब बढ़िया दिख रहा है ना? ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है सब कुछ? ठीक है। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है। मिट्टी कौन सी इसको पसंद है बच्चों चावल को? तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी मतलब वही मैंने आपको बताई थी, जो जितनी बारीक होती है, जितनी चिकनी मिट्टी होती है, उसमें जल धारण करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जलोढ़ टाइप की ही मिट्टी बोलेंगे, या फिर कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है। चावल की फसल इन मिट्टियों में ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। इसके अलावा यह उष्ण कटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। आपको मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया ही था कि खरीफ की फसल है। गर्मी के समय में जो मानसून आता है उस टाइम पे इसको बोया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि ज्यादा जल की इसको आवश्यकता होती है। इसके अलावा सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की बच्चों यदि हम बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आता है इसमें, है ना। वेस्ट बंगाल,
ठीक है, सेकंड पर आता है यूपी और थर्ड पर आता है पंजाब। देखिए पश्चिम बंगाल तो हमेशा से ही फर्स्ट पर रहा है चावल के उत्पादन में, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसमें ये राज्य सही क्रम है इसका, लेकिन कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट आती है कि कौन सा राज्य ने किस साल कितना प्रोडक्शन किया, तो कई बार ऊपर नीचे राज्य हो जाते हैं, तो आपको हर साल इसको थोड़ा सा अपडेट करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो पंजाब इसमें प्रथम नंबर पर आता है पर हेक्टेयर में। इसका मतलब क्या है पर हेक्टेयर में? मतलब कम जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा ये छोटे राज्य हैं अकॉर्डिंग टू एरिया ना, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सभी बड़े राज्य हैं, है ना। तो ये जो है पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर भी आप देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान में ही स्थित है, यहाँ पर भी फसलों का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है, पानी की भी कमी नहीं है, ठीक है। तो ये जो राज्य है ये कम क्षेत्रफल पर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी में आप देखेंगे पर हेक्टेयर में आपको पंजाब ही प्रथम देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल से इसका मतलब क्या है? कम जगह में ज्यादा उत्पादन, ठीक है। तो पंजाब राज्य इसमें प्रथम नंबर पर आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पंजाब प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पंजाब का बच्चों जो नाम पढ़ा है ना, 5 आवों का समूह, मतलब 5 नदियों का समूह, पंजाब का नाम ही इस पर पड़ा है ना। पंजाब का एक हिस्सा हमारे पास है और एक यहाँ पर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। एक बड़ा हिस्सा उसका, क्या डाउट है? संध्या कुमारी, संध्या जी आप शायद नए एनरोल हुए हैं, है ना। हैंड रेज आपको तभी करना है जब आपको कोई बहुत बड़ा डाउट हो, आपको कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है। आप भी नए एनरोल हुए हैं, थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हैंड रेज आपको तभी यूज करना है जब आपको बहुत ज्यादा डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप फिर मुझसे हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम ये थे कि जो पंजाब है बच्चों, इसका नाम ही किस पर पड़ा है? 5 नदियों का समूह, 5 आवों का समूह, उसको हम बोलते हैं पंजाब। अब थोड़ा सा हिस्सा पंजाब का हमारे पास है और एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक है। और यहां पर हमने पढ़ा है कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां हैं, है ना। तो इन्हीं राज्यों, ये पंजाब राज्य में प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में, मतलब पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो इन्हीं नदियों के नाम पर कहा पंजाब का नाम पड़ा था, ठीक है, इन्हीं नदियों के नाम पर। इसलिए ये जो रीजन है, यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है। इस कारण से देखिए सिंचाई में भी आप देखेंगे तो पंजाब प्रतिशत के आधार पर देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जो भूमि पाई जाती है, वो भी काफी ज्यादा उर्वर है, ठीक है। तो यही रीजन है कि पर हेक्टेयर में पंजाब और हरियाणा अव्वल नंबर पर आते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमरुद जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा भी कोई क्लास हुई नहीं है, ठीक है। चलिए, जो भी बच्चे नए एनरोल हुए हैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर दें, यदि पहली क्लास है आपकी तो, ठीक है। जैसे कि संध्या कुमारी जी को संध्या कोठारी जी है ना, संध्या कोठारी जी हैं। इसके अलावा अशोक कुमार जी हैं, ये कुछ नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप नए एनरोल हुए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बच्चों चावल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, काफी बच्चे अभी अभी लाइव आए हैं, ठीक है। तो चावल, सबसे पहले चावल के बारे में एक बात रखना कि इसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। ज्यादा जहां पर सिंचाई की पूर्ति होगी, आपूर्ति होगी, जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, वहां पर ही चावल की कृषि ली जाएगी। पश्चिम बंगाल इसके प्रोडक्शन में प्रथम नंबर आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सेकंड आता है, पंजाब थर्ड पर आता है। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है। पर हेक्टेयर में पंजाब इसमें प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो पंजाब भी प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित राज्य है भारत का, ठीक है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब चावल की कुछ किस्में भी हैं, आप घर में यूज करते होंगे ना चावल, तो कई बार आपने सुना होगा अपने मम्मी से या फिर बड़े लोगों से कि फलानी फलानी किस्म का चावल ले आना। इसी प्रकार से गेहूं की भी किस्में होती है, मतलब जो भी फसलें होती हैं तो उनकी किस्में होती हैं, है ना। तो धान की भी कुछ प्रमुख किस्में हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि जया हो गई, साकेत हो गया, पूसा हो गया, सुगंधा, रत्ना, सूरज, है ना। तो ये सभी क्या है? चावल की किस्में हैं, ठीक है। और भी आप सर्च करके निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी किस्में हो सकती है, कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, है ना। अब यहाँ से भी कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो मेन फसलें हैं, जैसे कि चावल हो गया,
ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। तो जो कुछ प्रमुख प्रमुख कुछ दालें हो गई, तो इनकी आप थोड़ा किस्में याद कर सकते हैं। सब सभी फसलों की याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेन मेन जो फसलें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है संध्या जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो ये धान हो गई। 80 किस्में आपको याद रखना है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र चावल का कटोरा कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी जब मैं आपको नदियां पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया ही होगा कि जो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि मैं मैप बनाऊं इस प्रकार से, प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ से गोदावरी नदी आती है इस प्रकार से, और यहाँ से ही कृष्णा नदी इस प्रकार से आती है। तो ये जो गोलकोंडा कोस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं गोलकोंडा कोस्ट। किसको बोलते हैं? कृष्णा और गोदावरी के बीच वाला जो रीजन है, ये वाला है ना। तो ये वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं। धान का कटोरा बोलते हैं। मतलब धान की यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है धान की खेती कहाँ की जाएगी। जो डेल्टाई क्षेत्र होगा, नमी वाला क्षेत्र होगा, ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होगा, वहां पर आपको धान की ज्यादा खेती देखने को मिलेगी। ठीक है, गोलकोंडा रीजन, अमृत जी वेरी गुड। ठीक है, बासमती, हाँ बासमती चावल भी बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, खाया भी होगा, है ना। तो याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल का कटोरा कहा जाता है। अब आपने स्कूल में बच्चों पढ़ा होगा, है ना, हम लोगों ने तो पढ़ा है, आप लोग अभी पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ को, है ना, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, इसको भी धान का कटोरा कहा जाता है। इसको भी धान का कटोरा कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी धान का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, महानदी बेसिन वगैरह को भी धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रीजन की बात हो रही है ना, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, और यहाँ पर रीजन क्षेत्र की बात हो रही है। तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को भी धान का कटोरा बोलते हैं। धान का कटोरा बोलने से का आशा सीधा सा मतलब यह है कि धान की ज्यादा खेती वहां पर हो रही है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर राज्य को बोल रहे हैं, तो वहां पर भी धान की खेती अच्छी होती है, इसलिए उसको धान का कटोरा बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, वहां राज्य है और यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए कुछ पॉइंट लिखे हैं। चावल उत्पादन में जो चीन है, ठीक है, चीन मतलब चीन प्रथम नंबर पर आता है वैश्विक लेवल पर, यदि आप चावल प्रोडक्शन की बात करेंगे, राइस प्रोडक्शन की बात करेंगे, और भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, इसके अलावा चावल फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 8.5 होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे कैसे याद करोगे इसको? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चावल है इसके लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है बच्चों? जलोढ़ चिकनी मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी बोल लीजिए, या फिर कछारी मिट्टी बोल लीजिए, एक ही नाम है, जलोढ़ मिट्टी के ही नाम है ये। ठीक है, तो इसका हमने पीएच मान देखा था ना कि ये अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, ना बहुत ज्यादा अम्लीय हो ना बहुत ज्यादा क्षारीय हो, मतलब जिसका पीएच मान 7 के आसपास है वो मिट्टी अच्छी कहलाती है। ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, ये पीएच स्केल मैंने बताई थी ना, 7 में उदासीन हो जाता है, 7 के ऊपर 8 9 10 ये क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम 6 5 4 3 2 1 ये अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो वो मिट्टी जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो वो मिट्टी अच्छी कहलाती है। और जलोढ़ मिट्टी का भी हमने पीएच मान देखा था, 7 से 8 के आसपास रहता है। ठीक है, तो 5 से 8 के बीच होना चाहिए चावल की फसल के लिए, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ना अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है, उदासीन के आसपास। अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, कहां पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। ठीक है, फिलीपींस एक देश है, इसकी कैपिटल मनीला है, और यहां पर ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, या फिर चावल अनुसंधान केंद्र है। यहां से भी कई बार फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बच्चों कहां पर है? कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जितने भी पॉइंट चावल के बारे में बताए हैं याद रखना, क्योंकि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल से मतलब यह है कि सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल भी चावल ही है। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली, बोई जाने वाली फसल भी चावल है। कैसे है ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर यदि मैं इंडिया का बच्चों छोटा सा मैप बनाऊं इस प्रकार से, है ना, है ना, ये इंडिया का मैंने मैप बना दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे दक्षिण भारत तो पूरा चावल ही खाता है ना, चावल।
दक्षिण भारत तो चावल बहुत ज्यादा पसंद है, दक्षिण भारत में चावल ही चावल खाया जाता है। और उत्तर भारत में हमारे यहाँ रोटी वगैरह का चलन भी चलता है और चावल का चलन भी चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो चावल ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, और ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली भी फसल कौन सी है, चावल, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आए हुए पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत की चावल है, सेकंड नंबर पर आता है गेहूं, ठीक है। इसके अलावा चावल का एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चावल की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले बात, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, जैसे हमारा साइंटिफिक नाम होता है इंसानों का होमोसेपियंस, उसी प्रकार से इन फसलों का भी साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है, पहली बात आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, मिट्टी कौन सी अच्छी चाहिए, तो आप पहुंच जाओ कहां, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर है। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मिट्टी कौन सी होती है, मिट्टी कौन सी हो रही होगी ना। यदि देखिए ये तीनों राज्य अव्वल हैं तो यहां पर कॉमन कोई मिट्टी होगी, तो ये तीनों कहां पर है, उत्तर के विशाल मैदान में स्थित है, नदर्न प्लेन में है। और नदर्न प्लेन में कौन सी मिट्टी है, मैंने आपको बताई थी, नदियों के द्वारा जो बिछाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यही मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहां से आप समझ लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए अच्छी होती है, उसको पसंद होती है ना, इसमें अच्छे से ग्रो करती है चावल की फसल। तो मिट्टी भी आप समझ गए, अब यहाँ पर आपको रटना कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि चावल की जो फसल है बच्चों, ये खरीफ की फसल है, कैसी फसल है, खरीफ की फसल है ना। गेहूं रवि की फसल है, मैंने बताया था रवि छोटा नाम है, गेहूं छोटा, गेहूं भी छोटा नाम है, तो रवि में डाल देना। और खरीफ 3 अक्षर का नाम है, चावल भी 3 अक्षर का नाम है, तो इसको खरीफ पे डाल देना, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय फसल है, गर्म मौसम की फसल है, मतलब जब मानसून आता है, गर्मी, मैंने आपको बताया था, यदि आप साइंटिफिकली देखेंगे तो 2 ही सीजन होते हैं, एक ठंडी ऋतु और एक गर्मी की ऋतु, और गर्मी की ऋतु में ही वर्षा होती है, ठीक है। तो ये गर्मी की ही फसल है, जब मानसून आता है तब इसको बोया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जल की भी आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई की भी इसको आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है, और फिर पंजाब थर्ड पर आता है। और पर हेक्टेयर के हिसाब से भी आप देखेंगे तो पंजाब इसमें प्रथम नंबर पर आता है। इंटरनेशनल इसका रिसर्च सेंटर देखेंगे तो मनीला फिलीपींस में है। भारत का आप देखेंगे तो भारत का कहां पर है, भारत का कहां पर था, हाँ, कटक उड़ीसा में भारत का है, ठीक है। कटक उड़ीसा में भारत का राइस रिसर्च सेंटर है। पीएच मान देखेंगे चावल की फसल के लिए तो उदासीन के आसपास, आप ऐसा याद कर सकते हैं, क्योंकि जलोढ़ का भी हमने देखा था, उदासीन के आसपास ही पीएच मान था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गेहूं, है ना। गेहूं, गेहूं कैसी फसल है बच्चों, रवि की फसल है, ठीक है। ठंड में उगाई जाती है इसको। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, मेन मेन जो फसलें हैं बच्चों, उनका साइंटिफिक नाम आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नाम है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है ना, हमेशा प्रथम पर ही रहता है उत्तर प्रदेश, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ वाले चेंज होते रहते हैं। इसमें पंजाब का नाम भी आ जाता है, मध्य प्रदेश का नाम भी आ जाता है, हरियाणा का नाम भी आ जाता है, तो ये ऊपर नीचे राज्य होते रहते हैं, इनको आपको अपडेट करके चलना है। लेकिन पहले पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भी होता है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गेहूं या फिर वीट के लिए, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाता है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है फसल गेहूं की, और सर्वाधिक प्रोडक्शन भी यहां पर ही देखने को मिलता है। गेहूं धान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है, कौन सी है सबसे पहले प्रमुख, चावल, है ना। और चावल के बाद सेकंड नंबर पर आती है गेहूं, जो कि भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना। उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि रोटी वगैरह बहुत ज्यादा खाई जाती है। हरित क्रांति का सबसे अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस गेहूं में ही देखने को मिला था, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। कब आई थी जल्दी से बता दो हरित क्रांति, हरित क्रांति कब आई थी जल्दी से फटाक से बता दो, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव रिस्पांस गेहूं में देखा गया था, और गेहूं के बाद सेकंड नंबर पर चावल में देखा गया था। और नेगेटिव किस में देखा गया था, तो दलहनी जो फसलें होती हैं, लेग्यूम फसलें होती हैं, इसमें नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया था दलहनी फसलों का, सॉरी हरित क्रांति का, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। हरित क्रांति के काल से ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब शीर्ष स्थान पर है। गेहूं का कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब से बड़ा है, ठीक है। वही चीज है जो अभी मैं आपको चावल में समझाई कि उत्तर ओवरऑल एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, लेकिन पर हेक्टेयर के हिसाब से यदि आप बात करेंगे तो इसमें पंजाब राज्य शीर्ष पर आ जाता है ना, क्योंकि पंजाब का क्षेत्रफल कम है, तो ये पर हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए
ठीक है, 66 66 67 में आई थी, ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलिए, दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बात कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं का जो बीज है वो मैक्सिको से लाया गया था। अब मैंने आपको कल बताया था हरित क्रांति जब मैं पढ़ाया था, तो हरित क्रांति का मतलब क्या था कि यहां से जो बीज लाए गए थे वो बाहर से अच्छी क्वालिटी के मंगाए गए थे, है ना। सिंचाई का विस्तार किया गया था, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, ये सारी चीजें की गई थी, उर्वरकों का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो हरित क्रांति आई थी, इसमें जो गेहूं का बीज मंगाया था वो अच्छी क्वालिटी का जो बीज आया था उसे मैक्सिको से मंगाया गया था, ठीक है। कहां से? मैक्सिको से मंगाया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। गेहूं की किस्मों की यदि हम बात करें बच्चों, तो सोनालिका एक ट्रैक्टर भी आता है ना, सोनालिका ट्रैक्टर आपने सुना होगा, तो यहां से आप इसकी किस्म भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्जुन, अब इनको बच्चों थोड़ा सा आप ट्रिक से ही याद करना है ना, रटना मत, ट्रिक से ही याद होगा। कोई भी ट्रिक बना लो, ऐसा कुछ जो भी आप बनाना चाहो, मुझे तो कोई ट्रिक नहीं पता, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अर्जुन, कुंदन, अमर, कल्याण, सोना, चंद्रिका, ठीक है। तो ये सभी जो है ये किस्में किसकी हैं बच्चों? गेहूं की हैं, है ना। मेन मेन फसलों की किस्में जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्या है ना बच्चों, कि हम ये सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं ना, ये किस्में वगैरह याद नहीं करते पढ़ते, तो गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यही क्वेश्चन आपको लीड दे देगा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़ा पठार, ये सारी चीजें ये तो सबको पता होता है, लेकिन इन सब चीजों में थोड़ा सा आप लीड ले लेते हैं ना, तो इनको आपको हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको ट्रिक से इसको सिंप्लीफाई करके जरूर याद करना है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है, गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है, ठीक है। गेहूं प्रोडक्शन में चीन के बाद भारत का सेकंड स्थान आता है। गेहूं ग्लूटेन तथा गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये गेहूं जो होता है ना बच्चों, रोटी जो आप खाते हो, है ना, उससे भी एक रोटी से भी आपको 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, इसलिए रोटी आपको खाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जो इंडियन फूड होता है उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है ना, बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होता, हमारा जो फूड कल्चर है इंडिया का, है ना, ठीक है। तो याद रखना है, रोटी आपको खानी ही चाहिए, एक रोटी में आपको 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो जरूर खाया करो रोटी। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है बच्चों? आपने साइंस पढ़ी होगी ना, प्रोटीन क्या करता है? जो हमारी मसल्स वगैरह डैमेज होती है उसको रिकवर करता है, ठीक है। तो और बॉडी की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है प्रोटीन। आपने सुना होगा ना कि जो जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको प्रोटीन पाउडर लेते सुना होगा, या फिर चिकन खाते हैं, वो चिकन ब्रेस्ट खाते हैं। तो प्रोटीन सोर्स इसलिए लेते हैं ताकि उनकी बॉडी ग्रो कर सके, मसल्स ग्रो कर सके, है ना। जो अंदर उनकी टूट फूट हुई है बॉडी के अंदर, मसल्स ब्रेक हुए हैं, वो रिपेयर हो सके, ठीक है। तो याद रखना है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे है मक्का। मक्का भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। जी मेइज इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। हल्की बालुई पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। कर्नाटक प्रथम नंबर पर आता है, मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः सेकंड और थर्ड स्थान पर आते हैं मक्का के प्रोडक्शन में, ठीक है। कर्नाटक याद रख लेना। मक्का में खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, अब आपने साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। आपको याद रखना है, लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट मक्के में पाया जाता है। मक्के में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट अधिक होने के कारण इसका बायोडीजल बनाने में यूज होता है ना। आपने आजकल सुना होगा बायोडीजल बनाया जाता है बहुत सारी फसलों से, है ना।
तो इससे बनाया जाता है, मक्के से, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें स्टार्च स्टोर रहता है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मक्का की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, तो ये देख लीजिए, प्रताप, पूषा, अली, गिरजा, ये कुछ इसकी किस्में हैं। विश्व में मक्का उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है और मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, ठीक है। प्रोडक्शन में अमेरिका प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। और किस मूल का ये पौधा है, तो अमेरिकी मूल का पौधा है मक्का, आपको याद रखना है, ठीक है। और मक्का जो बच्चों अमेरिका में होता है ना, तो ये किस लिए उगाया जाता है, यहां पर जानवरों के लिए, है ना, जानवरों के लिए, जानवरों को खिलाया जाता है मक्का, खासतौर पर जो सुअर वगैरह होते हैं, ठीक है, सुअर जो होते हैं वहां पर जो पालते हैं, तो उनके लिए मक्का उगाया जाता है, उनको खिलाने के लिए मक्का उगाया जाता है, ठीक है। यूएसए याद रखना है, टॉप पर आता है और अमेरिकी मूल का ही पौधा है मक्का, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोटे अनाजों की बात कर ले तो भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी हैं, ठीक है। मोटे अनाज, इनके बारे में भी हमने पहले कभी ना कभी डिस्कस किया है, जब मैं आपको भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी राजस्थान है ना, जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, ये इस प्रकार से यदि मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान है ना, ये कौन सा है, कैसा क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी कैसी होती है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, बंजर टाइप की मिट्टी होती है ना, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, कैल्शियम ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोटे अनाज अच्छे खासे से ग्रो हो जाते हैं, क्यों, कम मतलब मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में क्यों ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, और कम जल में भी ये अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इनको ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा अच्छी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये मोटे जो अनाज होते हैं ये कम उर्वर मिट्टी में भी ग्रो कर जाते हैं। इस कारण से आप देखेंगे जो राजस्थान राज्य है, ठीक है, जो राजस्थान राज्य है बच्चों, ये मोटे अनाजों में काफी ज्यादा, मतलब मोटे अनाजों की उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, ज्वार, बाजरा, इन सभी में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत फसलों के अंदर सूखा सहने की क्षमता सबसे अधिक होती है ना। सूखा सहने की क्षमता से मतलब क्या है कि कम सिंचाई में भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। रागी, ये सारी फसलें हैं बच्चों, है ना, रागी आप सुनते होंगे, ये खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो सब इनका यूज भी करते हैं आजकल। तो हालांकि ये सब जो चीजें हैं बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत कम लोग खाते हैं, है ना। जैसे कि आप कभी रेस्टोरेंट में भी जाते होंगे तो बाजरे की रोटी या फिर ये सब कोई नहीं खाता है आजकल, है ना, सब वही खाते हैं, तंदूरी रोटी, गेहूं वाली रोटी खाते हैं, मैदा खाते हैं। लेकिन ये सब खाना चाहिए, बहुत अच्छी फसलें हैं, प्राचीन लोग बहुत ज्यादा खाते थे, ठीक है। इनसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी की भी रोटी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है राजनंदन जी की मक्का इंसान इंसान यूज के लिए नहीं, लेके पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ज्यादातर जो इसका प्रोडक्शन होता है वो जानवरों को खिलाने के पर्पज से ही होता है, ठीक है। जो मक्के का ज्यादातर प्रोडक्शन यूएसए में होता है वो जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से होता है। ऐसा नहीं कि इंसान यूज नहीं करते, लेकिन ज्यादातर हिस्सा चूंकि प्रोडक्शन वो इतना ज्यादा करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जानवरों का, ठीक है, याद रखना है। बाजरा सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता रखता है, ये भी आपको याद रखना है। मोटे अनाजों में जो बाजरा होता है ये सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता रखता है, मतलब कम सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है। इसी कारण से इसे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है मोटे अनाजों में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है। क्यों आता है, तो उसका रीजन है कि ये कम सिंचाई में भी ग्रो कर जाता है, और राजस्थान में चूंकि पश्चिमी राजस्थान पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ऑलरेडी कम वर्षा होती है ना, क्योंकि मरुस्थल का डेवलपमेंट ही वहां पर होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर मिट्टी भी कौन सी है, मरुस्थलीय है, कम उपजाऊ मिट्टी है। तो ये सारी कंडीशन बन रही है, इसलिए वहां पर मोटे अनाज हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। मोटे अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में राजस्थान प्रथम पर है, कर्नाटक सेकंड पर है और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अनाज का उत्पादन तो राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कम क्षेत्रफल पर ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो इसमें भी राजस्थान ही प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाजरा देख लेते हैं। बाजरे का बच्चों साइंटिफिक नाम क्या है, तो पेनिसिटम टाइफोइड्स, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेन फसलों की याद कर लेना। यदि आपको सारे करना हो तो आप कर भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि सबके याद करना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पढ़नी पड़ती है। तो गेहूं हो गया, इसके अलावा चावल हो गया, गन्ना हो गया, जो मेन मेन फसलें होती हैं उनके आप साइंटिफिक नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। लाल पीली
हल्की भारी दोमट बालुई मिट्टी जो होती है ये इसके लिए अच्छी होती है ना। अब बाजरा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब मैं आपको लाल पीली मिट्टी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि मोटे अनाज इसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि कम उपजाऊ मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे तो ठीक ठाक होती है। क्यों? क्योंकि कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये अपना काम चला लेता है बाजरा, है ना। इसको सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है ना। तो ये सभी कंडीशन हो रही है, इसलिए हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ भी आपको बच्चों रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो बाजरा है किस मूल का पौधा है? तो अफ्रीकी मूल का पौधा है। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहां पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। जैसे मक्के में हमने पढ़ा, मक्का कहां का है? अमेरिका का है। उसी प्रकार से बाजरा कहां का है? अफ्रीका का है। बाजरा की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में होती है। उष्ण और शुष्क मतलब गर्म क्षेत्र और कम वर्षा वाला क्षेत्र, आप ऐसा बोल सकते हो, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र में इसकी कृषि की जाती है। बाजरा के प्रोडक्शन में देखेंगे तो चूंकि ये भी मोटा अनाज है, राजस्थान प्रथम पर, उत्तर प्रदेश सेकंड पर और हरियाणा का थर्ड नंबर आता है बाजरे के प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौ की बात कर लेते हैं तो शुष्क कॉप मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये भी बच्चों काफी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जौ, ठीक है। जौ का उपयोग शराब बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जो अल्कोहल बनाया जाता है तो उसमें भी जौ का यूज किया जाता है। जौ दो प्रकार के उत्पादक राज्य हैं, सॉरी, जौ के दो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है जौ के उत्पादन में, और राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। जनरल लर्नर से फैक्ट ही याद रखना है, सारी फसलों को आपको बहुत ज्यादा डीप में जाकर के नहीं पढ़ना है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हमने गेहूं हो गया और चावल हो गया, इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन सारी फसलों को ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी फसल है, किस मौसम में, किस सीजन में बोई जाती है, कौन सा राज्य इसका प्रमुख उत्पादक है। यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड है तो वो और याद रखना है, बाकी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक है। ज्वार की बात कर ले तो ये भी अफ्रीकी मूल का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है ये, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको दो तो बता दी थी कि भारत में चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? गेहूं आती है। थर्ड पर कौन सी आती है? तो ज्वार, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो तो लोगों को पता रहता है, लेकिन थर्ड वाली लोगों को नहीं पता रहता। तो ज्वार तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, चावल और गेहूं के बाद। इसके अलावा यह फसल रवि और खरीफ दोनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है ना। कुछ फसलें बच्चों ऐसी भी होती हैं जो रवि में की फसलों में भी उगाई जाती है, मतलब गर्मी में भी उगाई जाती है और ठंड में भी उगाई जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, रवि और खरीफ दोनों सीजन में उगाया जाता है ज्वार, आपको याद रखना है।
ज्वार की बात करें तो कर्नाटक प्रथम नंबर पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड पर आता है, तमिलनाडु यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सभी तत्व वगैरह जो होते हैं वो बढ़िया मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है, विटामिन, खनिज, सभी चीजें पाई जाती हैं। गन्ना की बात कर लें, शुगर केन की बात कर लें तो काफी इंपॉर्टेंट फसल है, काफी ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सक्करम ऑफिसिनेरम इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तापमान कितना आवश्यक है इस फसल के लिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको तापमान चाहिए होता है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। मतलब गन्ना ऐसी फसल है कि इसको 200 सेंटीमीटर के आसपास जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। मतलब ज्यादा जो जल की रिक्वायरमेंट इसको होती है। आप इसको भी देखेंगे तो डेल्टाई रीजन हो गया, तराई रीजन हो गया, ज्यादा वर्षा वाले स्थान हो गए, वहां पर गन्ने की फसल ली जाती है और पूरे साल इसकी फसल ली जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला पौधा है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक सिंचित फसल है गन्ना, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो गन्ना जो है ये सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने के बाद गेहूं दूसरी सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। पूरा 1 साल लग जाता है इसको तैयार होने में। उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड पर आता है और कर्नाटक थर्ड नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश गन्ने के प्रोडक्शन में भी प्रथम है, इसके अलावा गेहूं के प्रोडक्शन में भी प्रथम है, आलू में भी प्रथम है, ओवरऑल खाद्यान्न में भी प्रथम है। तो यदि कोई राज्य बच्चों है ना, कोई स्टेट यदि 3 से 4 या फिर 2 से 3 फसलों में प्रथम नंबर पर है तो उसकी आप अलग से लिस्ट बना लेना ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आप अलग से लिस्ट बना सकते हो, याद रखना है इसके प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा ओवरऑल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कम क्षेत्रफल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड पर और कर्नाटक थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में कुल गन्ना उत्पादन में 45% गन्ना जो है अकेले ही उत्पादन करता है, ठीक है। मतलब पूरे देश में जितना गन्ना होता है उसका 45% प्रोडक्शन शुगर केन का अकेले कौन करता है, उत्तर प्रदेश राज्य ही कर लेता है। दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र होने के कारण दक्षिण भारत का गन्ना उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक रसीला होता है, ठीक है। तो जलवायु में परिवर्तन होने के कारण, सॉरी, जलवायु में अंतर होने के कारण जो दक्षिण भारत का गन्ना है वो ज्यादा रसीला होता है। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। चीनी उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। उपभोग मतलब यूज में, आपको पता होगा हमारे यहाँ के लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं और चाय में क्या डलती है, शक्कर डलती है ना। चाय में क्या डलती है, शक्कर डलती है, ठीक है। इसके अलावा मिठाई वगैरह खाने के भी काफी ज्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है। तो चीनी का जो उपभोग है, शक्कर का जो यूज करते हैं, उसमें भारत प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। देश में सर्वाधिक गन्ना चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। हालांकि सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सर्वाधिक गन्ने का प्रोडक्शन, चीनी का प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिलें जहां पर चीनी शक्कर बनाई जाती है, आपको पता होगा गन्ने से ही क्या बनती है, गन्ने से ही शक्कर बनाई जाती है। आपको ये चीज तो पता होगा, गुड़ और शक्कर जो है वो गन्ने से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक चीनी मिले कहां पर है, महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रोडक्शन कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, आपको याद रखना है। चीनी उद्योग के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। कपड़ा उद्योग जो होता है बच्चों, है ना, कपड़ा उद्योग जो होता है ये चीनी उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, उसके बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है देश का कृषि आधारित। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रख लेना। भारतीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और चीनी कहां पर है, कानपुर में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड पर आता है और कर्नाटक थर्ड नंबर पर यहां पर आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आ जाते हैं। विश्व में गन्ना और चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान आ जाता है, ठीक है। विश्व में गन्ना और चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान आ जाता है। प्रति हेक्टेयर गन्ना के उत्पादन में हवाई पहले नंबर पर और क्यूबा दूसरे स्थान पर आता है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, चूंकि आप भारत की कृषि पढ़ रहे हैं, है ना, भारत का एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा वर्ल्ड का भी पढ़ते जाना। जैसे मान लो आपने गेहूं पढ़ा, है ना, गेहूं पढ़ा, तो गेहूं में बस आपको इतना देखना है कि वर्ल्ड लेवल पर कौन से स्थान, फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, ठीक है। टॉप 3 कंट्री आपको पता होनी चाहिए किसी भी फसल को यदि आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो ये भी आप साथ में आपका वर्ल्ड भी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से कुछ आपको वर्ल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड की कृषि आप अलग से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको देश देखना है कि कौन से प्रथम पर है, द्वितीय पर है और तृतीय पर है। ठीक है, तो याद रख लेना है प्रति हेक्टेयर में हवाई पहले पर है, क्यूबा सेकंड पर है। ठीक है, और विश्व में गन्ना और चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, क्लियर है? बताओ कोई डाउट यहां तक? ज्यादातर बच्चों याद करने वाली ही चीजें हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है क्लास, है ना, क्योंकि देखो बच्चों फैक्ट ज्यादा है और बड़ा टॉपिक है। इसमें समझाने वाली चीजें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। कुछ चीजें जो समझाने वाली मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। किस फसल में कौन सा राज्य प्रथम पर है, द्वितीय पर है, तृतीय पर है, ज्यादातर चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, फैक्ट ज्यादा है तो बोरिंग क्लास हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, बताओ। ज्योग्राफी कंप्लीट होते जा रही है, किसी दिन मैं पूरा फुल लेंथ टेस्ट लूंगा आपका, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे पूरी ज्योग्राफी के। ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी का हम टेस्ट रखेंगे, क्वेश्चन बन रहे हैं ज्योग्राफी के सॉल्व करने में। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, है ना, क्योंकि एक दो टॉपिक और मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हाँ, गन्ने से ही गन्ने से ही गुड़ और चीनी बनती है राजनंदन जी, है ना। गुड़ और शक्कर गन्ने से ही बनती है। ठीक है, और बताओ, और कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ने में? ठीक है, थोड़ा बातचीत करते रहा करो क्लास के दौरान। ठीक है, चीनी, हाँ, ज्यादा चीनी हार्मफुल नहीं होती, कम चीनी अच्छी रहती है, क्योंकि देखिए हर एक चीज जरूरी है शरीर के लिए, है ना, एक लिमिट तक जरूरी होती है, लेकिन अति से अधिक आप लोगे तो फिर दिक्कत करेगी, है ना। आपको पता होगा जो ज्यादा चीनी लेते हैं, ज्यादा शुगर लेते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं ना। तो ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको मना की जाती है शक्कर, है ना। तो हद से ज्यादा खाना नुकसान होती है, बाकी थोड़ी बहुत तो जरूरी होती है शरीर के लिए। ठीक है, क्यों, क्या डायबिटीज होती है ना बच्चों, बीमारियां होती हैं, कोई भी चीज आप अधिक लोगे तो नुकसान करेगी, ऑब्वियस सी बात है चीनी। हाँ, मीठा जहर ही बोला जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि थोड़ी मात्रा में आप लेंगे, जितना लेना जरूरी है तो उतना तो ठीक है, उतना लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टोटली शक्कर बंद कर दें, थोड़ी बहुत जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिट से अधिक लेने में वो जहर का काम करती है ना। ठीक है, अब उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है वो तो आपको साइंस वाले टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना, मीठी चीज। खासतौर पर आप देखेंगे डायबिटीज वाले लोगों को टोटली मना कर दिया जाता है मिठाई खाने से या फिर मीठी चीजें शक्कर खाने से, है ना। तो गुड़ खाना बच्चों तो गुड़ का मतलब भी ये नहीं कि सुबह शाम आप गुड़ खाने लगे, उसको भी एक लिमिट तक खाना चाहिए, है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप उसको समझो, है ना, कि अधिक नहीं, एक लिमिट तक खा ठीक रहता है। ठीक है, ज्यादा आप वो भी नहीं खा सकते गुड़ भी। चलो, दलहनी फसलें भी थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों। दलहनी फसलें कल मैंने आपको बताई थी, दालें जो आप यूज करते हो, है ना। तो जो अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, तो ये सभी दलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सोयाबीन आदि ये सभी क्या है, दलहनी फसल। सोयाबीन याद रखना, ये दलहन में भी आती है, ठीक है, और तिलहन में भी आती है। ठीक है, तिलहन में भी आती है, सोयाबीन की फसल कॉमन है दोनों में, ये बात आपको याद रखना है। बाकी अरहर, चना, मटर, मसूर ये सभी दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है, लेग्यूम फसलों के अंतर्गत आती है। ये किस कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है, फिर इनको लेग्यूम फसलें भी कहती हैं। कल मैंने आपको बताया था राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है ना। जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये मान लो कोई दलहनी फसल है, ठीक है, ये इसकी जड़ है ना, ये दलहनी फसल है, तो इसकी जो जड़ है इसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको लेता है और इसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है। हम देखते हैं ना कि जो उर्वरक यूज करते हैं, नाइट्रेट युक्त उर्वरक यूज करते हैं, क्यों करते हैं? भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से ऐसा करता है ना, प्राकृतिक रूप से भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, इसमें नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। यही रीजन है कि पुराने लोग क्या क्या कहते थे, पुराने लोग सजेशन देते थे कि एक फसल के बाद, दो फसल के बाद एक कोई दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा पुराने लोग बोलते थे, आपने सुना होगा, यदि आपने नहीं सुना होगा तो ऐसा पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो ऐसा इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन था, ठीक है, कि इससे जो भूमि है जहां पर कृषि की जा रही है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती थी, है ना, उसमें नाइट्रेट बना रहता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये। लेग्यूमिनेसी कुल की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनकी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है। वही चीज है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में वो एक प्रकार से घोल देता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जिससे नाइट्रेट की आपूर्ति हो जाती है मिट्टी में। इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ करके दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस यहां से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आपको याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दलहन, दलहन मतलब लेग्यूम फसलें बच्चों, दलहनी फसलें जो दालें हम यूज करते हैं ना, अरहर हो गया, चना हो गया, दलहनी फसलें इनको बोलते हैं। दालें जो आप घर में यूज करते हैं, दालें खाते हैं ना, दालें, अरहर की दाल, मूंग की दाल, दाल चावल आप खाते हैं, है ना, दालें वही होती हैं दलहन फसलें। ठीक है, पल्स क्या शायद इंग्लिश में पल्स क्रॉप बोलते हैं ना, पल्स क्रॉप इनको हम बोलते हैं। ठीक है, पल्स क्रॉप इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। चना की बात कर लेते हैं, चने की बात कर लेते हैं, तो साइसर एरिटिनम इसका साइंटिफिक नाम है। क्या है? साइसर एरिटिनम इसका साइंटिफिक नाम है। शुष्क और हल्की मिट्टी, कम उपजाऊ वाली मिट्टी इसके लिए ठीक ठाक होती है। उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, आपको याद रखना है। भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट याद रख लेना। अरहर की बात करें तो कैलेनस कजान इसका साइंटिफिक नाम है। बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। जून जुलाई में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यह देश की दूसरी प्रमुख दलहनी फसल है। लाल चना और पिजनपी नाम से जानी जाती है। ठीक है, अरहर याद रखना, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है अरहर के बाद। ठीक है, और इसको लाल चना या फिर पिजनपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2019-20 के अनुसार अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक था। अरहर के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एक चीज याद रख लो, दलहन में और तिलहन फसलों में, ठीक है, दलहन और तिलहन फसलों के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान आता है। एमपी, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान आता है दलहन फसलों में, तिलहन फसलों में। ओवरऑल जितनी भी दलहन फसलें हैं और तिलहन फसलें हैं उनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तिलहन फसलों की बात करें तो जिनसे तेल की प्राप्ति होती है, आपको पता होगा सोयाबीन का तेल आप यूज करते हैं ना, पूरी तलते हैं ना, आपके घर में पूरियां तलते हैं और सब्जियों में पहले तेल यूज होता है, फिर उसमें तड़का लगता है। तो वो जो तेल होता है वो सोयाबीन का भी होता है, सरसों का भी होता है, मूंगफली का भी होता है, तिल का भी होता है, सूरजमुखी का भी होता है। तो ये सभी जो फसलें हैं जिनसे तेल की प्राप्ति होती है इनको हम तिलहनी फसलें बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अलग अलग हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है ना, वो ये बताया जा रहा है कि ये मिट्टी उसके लिए अच्छी होती है, बाकी जरूरी नहीं है किसी भी मिट्टी में कोई भी फसल ली जा सकती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी होती है और जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में वो फसल ना हो, है ना, जरूरी नहीं है। यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि उस फसल के लिए ज्यादातर किस मिट्टी में वो फसल बोई जाती है और कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, बाकी किसी भी मिट्टी में कोई भी फसल बोई जा सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आजकल इतने उर्वरक आ गए हैं तो कोई भी फसल कहीं भी बोई जा सकती है। कुछ फसलें जैसे सोयाबीन तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत आ जाती है ना। अब जो सोयाबीन की फसल है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है। भारत का तिलहन उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान आता है। तिलहन फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। ठीक है, याद रखना है। जो तेल वाली फसलें हैं आपने देखेंगे, ज्यादातर जो हमारे यहाँ तेल यूज होता है घरों में वो सोयाबीन का तेल ही यूज होता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी होता है। ठीक है, तो सोयाबीन का तेल ही ज्यादातर यूज करते हैं हम खाने के लिए घरों में। ठीक है, तो ज्यादातर प्रोडक्शन भी किसका होता है? सोयाबीन होता है। और सोयाबीन के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम है?
सोयाबीन के प्रोडक्शन में बच्चों मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम नंबर आता है। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम नंबर आता है। अकेले 60 से 70% जो प्रोडक्शन है पूरे भारत का, वो अकेले मध्य प्रदेश राज्य ही करता है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य ही करता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, आप में से जो मध्य प्रदेश के बच्चे होंगे, सोया स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोयाबीन का 60% प्रोडक्शन अकेले मध्य प्रदेश ही कर देता है। नहीं, सरसों का तेल भी यूज करते हैं, पर ज्यादातर आप देखेंगे तो सोयाबीन ही यूज होता है ना। नहीं नहीं, सरसों का आजकल वर्तमान में आप देखेंगे, पहले के लोग सरसों का यूज ज्यादा करते थे खाने के लिए लेकिन आजकल सोयाबीन का तेल ज्यादा चलन में होता है। ठीक है, सरसों का भी करते हैं ग्रामीण अंचलों में या फिर बहुत सारी जगह, लेकिन अब बहुत कम यूज होते जा रहा है सोयाबीन का, खाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए तिलहन की खेती देश में ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा कम होती है और भूमि की उर्वरक क्षमता भी थोड़ा कम होती है। ठीक है, ऐसे स्थानों में तिलहन की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश प्रथम पर है, राजस्थान सेकंड पर है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए अब जो जितनी भी फसलें हैं, तिलहन फसलें या फिर अभी और भी काफी फसलें बाकी हैं, इनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी यदि कोई भी डाउट हो तो बताओ बच्चों, है ना। तेल के लिए राजनंदिनी जी आप देखेंगे, आप अच्छा एक काम करना, मार्केट जाना, है ना, जैसे डी मार्ट हो गया या फिर और किसी ऐसे शॉपिंग जहां पर ग्रोसरी प्रोडक्ट मिलते हैं, वहां पर आप जाना, तो आपको ज्यादातर सोयाबीन का तेल ही रखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राहक है उसको सोयाबीन का तेल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है और बढ़िया भी होता है, तो ज्यादातर सोयाबीन का ही चलन है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट बताओ। ठीक है, एग्रीकल्चर देखा जाए तो बच्चों इसके बाद हमें बस ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ना है। एक दो छोटे छोटे लेक्चर हैं वो हम पढ़ लेंगे, जैसे कि रेलवे जोन हो गए, है ना। बाकी ज्यादा हम वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, उतना कुछ उसमें समझाने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, बाकी जो जलवायु वाला एक मेजर टॉपिक बचा है हमारा, जलवायु क्लाइमेट वाला, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के साथ में पढ़ लेंगे, इंडिया की जो क्लाइमेट है। ठीक है, उसको वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अमृत, गौरव, सोनू, राजनंदिनी। ठीक है, और बढ़िया से बच्चों हमारी इंडियन ज्योग्राफी का मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन करते जाओ, डेली टेस्ट लगाओ इसके। जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे क्या करो, आंसर राइटिंग करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ। रिफाइंड ऑयल, नहीं नहीं, रिफाइंड ऑयल तो सारे ही होते हैं ना बच्चों, सोयाबीन का भी जो तेल होगा वो रिफाइन होके ही आएगा आपके पास, है ना। रिफाइंड ऑयल का मतलब है जो शुद्ध हो करके आ रहा है ना, रिफाइंड ऑयल। स्पेशली सोयाबीन को नहीं बोलेंगे, सारे जो ऑयल होते हैं वो शुद्ध होके रिफाइन होके ही आते हैं ना। रिफाइन मतलब शुद्ध, उसका ऐसे बोलते हैं रिफाइन। ठीक है, हाँ, सन सूरजमुखी का भी तेल होता है, वो भी खाने के लिए ही यूज होता है, वो भी तिलहनी फसल ही है ना। कर्नाटक सूरजमुखी के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। इसको हम कल पढ़ेंगे, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं ना, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी तिलहन फसल है, इसका भी तेल होता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए कम यूज होता है, कम लोग खाते हैं। ठीक है, मूंगफली का तेल भी होता है ना। ठीक है, चलिए कल के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।